गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम आज अपना थर्ड लेक्चर जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में छोड़ा था कि अब हम जो सिलेबस है उसके फर्स्ट यूनिट को शुरू करेंगे जो बेसिकली मैथमेटिकल बैकग्राउंड के ऊपर है। उसी को हम शुरुआत करेंगे और उसी से हम आगे बढ़ करके चीज़ों को रिकलेक्ट करेंगे। मैथमेटिकल जब बैकग्राउंड की हम बात करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास दो तीन चीज़ें यहाँ पे काम आएंगी। एक तो हमारे पास शब्द आएगा फील्ड क्या होता है, क्षेत्र क्या होता है। दूसरा शब्द क्या होगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, भौतिक राशियाँ क्या होती है। तीसरा जो है भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं, जिनको हम सामान्य जानते हैं कि स्केलर होती है, वेक्टर होती है, इस तरीके से, और टेंसर होती है। चूंकि तीन तरह की होती है, मगर यहाँ हम जो फोकस करेंगे वो दो तरह की राशियों के बारे में फोकस करेंगे, स्केलर और वेक्टर। बेसिकली जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे वो तीन चार चीज़ें डिस्कस करेंगे। हमारे कहा एक तो फील्ड के बारे में, उससे पहले देखिए भौतिक राशि क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। कोई भी भौतिक राशि उस राशि को कहा जाता है जो मेजरेबल हो, जिसको नापा जा सके, मेजर किया जा सके। कोई भी ऐसी राशि जो मेजरेबल नहीं हो, जिसको मेजरमेंट नहीं किया जा सकता, उसको फिजिकल क्वांटिटी में नहीं लेते। तो आपको एक तो सिंपल सा ध्यान होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी का मीनिंग क्या है। अब कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है उनको ब्रॉडली तीन कैटेगरी में बांटा गया है, एक स्केलर, एक वेक्टर और एक टेंसर। मैं हिंदी में नाम लेता हूँ। स्केलर को कहते हैं अदिश राशियाँ, वेक्टर को कहते हैं सदिश राशियाँ, और तीसरा कहते हैं टेंसर मतलब प्रदिश राशियाँ। अब इनको किस आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटा गया है ये भी हमें आना चाहिए कि स्केलर क्या होंगी, वेक्टर में कौन आएगा और टेंसर के अंदर। एक सिंपल सा मैं आपको रिकलेक्ट कराता हूँ। आपकी 11th की जो किताब है, जो भी किताब आपके पास रही भी हो, रेफरेंस बुक भी, आपकी टेक्स्ट बुक भी, जो भी किताबें थी सब में आपको बैकग्राउंड के रूप में दिया हुआ होता है कि भौतिक राशियों का को कैटेगराइज करने का क्या तरीका है। तो सबसे पहले मैं स्केलर क्वांटिटी के बारे में बताऊंगा आपको कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बोर्ड का यूज करता हूँ। स्केलर ये मैंने बोर्ड पे लिखा है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी बेसिकली वो फिजिकल क्वांटिटी है जिनको कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए केवल दो चीजों की आवश्यकता है। एक तो उसके पास मैग्नीट्यूड हो और उसके पास दूसरा यूनिट हो। क्या बोला मैंने कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को पूर्णतया समझाने के लिए, कंप्लीटली समझाने के लिए हमें केवल दो चीजों की आवश्यकता होती है और कोई चीज नहीं चाहिए उसको समझाने के लिए, वो कंप्लीट। ठीक है ना। वो दो राशि चीजें क्या क्या है, एक तो अपने पास मैग्नीट्यूड, आयाम, और दूसरा क्या है, यूनिट। उसके पास इकाई भी होनी चाहिए, यूनिट भी होनी चाहिए। यूनिट नहीं है तो केवल आयाम मीनिंगलेस हो जाएगा। जैसे मैंने कहा 5, तो 5 से कुछ नहीं होता। 5 क्या है, 5 किलोमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, या 5 सेकंड है, या 5 किलोग्राम। तो अपने को किसी भी भौतिक राशि को अगर पूर्णतया समझाने के लिए केवल मेरे पास दो चीज है, मैग्नीट्यूड और यूनिट, और काम कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो वो क्वांटिटी को हम जिस कैटेगरी में रखते हैं वो रखते हैं इसके अंदर क्वांटिटी अदिश राशि। अदिश राशियाँ जो हमारी है वो है मैग्नीट्यूड और यूनिट। मैंने गलती से बोर्ड पर सदिश लिख दिया था तो उसको मैंने करेक्ट कर लिया। आप भी इसको करें। इंग्लिश में तो मैंने ठीक लिख दिया था, अगर हिंदी में थोड़ी सी गलती हुई तो आप ठीक करें। जैसे मैंने कहा कुछ स्केलर क्वांटिटीज का नाम लें तो समय है, टाइम है, जानते समय है, दूरियां हैं, द्रव्यमान है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो स्केलर में आती है। एक विभव हम यहाँ पे बहुत काम में लेंगे, पोटेंशियल जिसको हम कहते हैं, वो बहुत काम में लेंगे। पोटेंशियल किसी भी चीज का हो सकता है, पोटेंशियल ग्रेविटेशन फील्ड का भी हो सकता है, और अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड का भी हो सकता है,
मैग्नेटिक फील्ड का भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं एग्जाम्पल वो इसमें आती है। इसके लिए इनको जानने, इनके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए दो ही चीज़। नेक्स्ट आता है सदिश। मान लो मैंने आपको कहा कि हम जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ से जो बाजार है वो 2 किलोमीटर दूर। अब 2 किलोमीटर तो हमें दूरी तो पता पड़ गई, ठीक है ना, पर 2 किलोमीटर किस दिशा में है ये हमें ज्ञात नहीं है। हम जानते हैं कि दिशाएं कितनी होती हैं, अनंत दिशाएं होती हैं। तो हम 2 किलोमीटर जिस जगह पर हम मौजूद हैं वहां से किसी भी दिशा में, अनंत दिशाओं में से किसी भी दिशा में जा सकते हैं और 2 किलोमीटर दूरी तय। पर जरूरी नहीं है कि वहां पे जो हमारा डिजायर्ड प्लेस बाजार है वो मिले या नहीं मिले। तो बाजार को जानने के लिए हमें बताना पड़ेगा कि हमारा दिए गए बिंदु से हमारा जो डेस्टिनेशन है, जो अंतिम बिंदु है, किस दिशा में, हम किस दिशा में 2 किलोमीटर चलें कि हमारा वो डिजायर्ड लोकेशन है वो। तो हमें अदिश राशियों से आगे बढ़कर एक और नई कैटेगरी की आवश्यकता पड़ी, सदिश राशियों की आवश्यकता पड़ी, जिसके लिए इन दो राशियों के साथ साथ, ठीक है ना, तो सदिश में क्या हो गया, मतलब वेक्टर, और वेक्टर के अंदर स्केलर की तो प्रॉपर्टी होंगी होंगी, है ना, कौन सी, उसके मैग्नीट्यूड और यूनिट तो होगा ही होगा। तीसरा क्या आ गया, डायरेक्शन और आ गया। डायरेक्शन मतलब दिशा और आ गई। तो तीसरी हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉपर्टी जुड़ गई, कौन सी, दिशा, ये डायरेक्शन। तो जिस भौतिक राशियों में सामान्यतः पूर्णतः समझाने के लिए मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन की आवश्यकता होती है, वो राशि वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। ये हमें सिंपल सा आना चाहिए। मगर वैज्ञानिकों ने जब स्टडी करा तो कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए कि कुछ ऐसी राशियां भी मिली जिनके पास ये तीनों चीज थी, मगर एक वो विशेष नियम का पालन नहीं करती थी, तो वो वेक्टर में नहीं ली गई। जो दिशा होनी चाहिए, मैं एक छोटी सी बात का दिशा बता दूं यहाँ पर, कि दिशा होनी चाहिए वो एक और केवल एक होनी चाहिए, बदले नहीं, चेंज नहीं हो। हमेशा जो दिया गया अपने पास भौतिक राशि है पर्टिकुलर चीज के लिए डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। अब मैंने जो भी आपको रेस्ट्रिक्शन के बारे में बताया कि वो कौन सा रेस्ट्रिक्शन है जो इन तीन चीज होने के बाद भी अगर वो फॉलो नहीं करती है, उसका पालन नहीं करती है, तो राशि को हम स्केलर क्वांटिटी में नहीं रखेंगे, वेक्टर में नहीं रखेंगे। तो वह राशि है जोड़ का क्रम विनिमय करना, जोड़ का क्रम विनिमय करना, कम्यूटेशन लॉ इस एडिशन। चौथा चीज होना चाहिए, अगर किसी राशि के पास ये हो मगर साथ में वो जोड़ के क्रम विनिमय के नियम का पालन करे, तो वह राशि क्या होगी, सदिश राशि होगी। अगर वो उस नियम का पालन नहीं करती है तो वो राशि सदिश राशि नहीं होगी। तो ये आपको ध्यान रखना। मैंने कह दिया, आपने मान लिया कि आपके अच्छे स्टूडेंट की निशानी नहीं है, ये आप इसको कहिए कि सर आप इसको प्रूव करके बताओ कि कोई ऐसा एग्जांपल लो कि जिसमें ये तीन चीजों और चौथे नियम का जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये क्या है, जोड़ का, योग का क्रम विनिमय का नियम। इस नियम का पालन नहीं करती है तो वो राशि के पास तीनों चीज होते हुए भी वो सदिश राशि में नहीं आएगी। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ कि स्केलर क्वांटिटी के, मैंने एग्जांपल आपको बता ही दिए, ठीक है ना। वेक्टर क्वांटिटी के कुछ एग्जांपल, सब सिंपल सा एग्जांपल जो आप सामने देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट, जिसको अपन कहते हैं विस्थापन। दूसरा बल, फोर्स, बहुत ज्यादा काम में आता है। तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड, ये सारे के सारे चीजें यहाँ पे कवर हैं। एक मैं यहाँ पे एग्जांपल ऐड करना चाहता हूँ आपसे, थोड़ा
कह के इसको यहाँ पुटअप करना चाहते हैं कि जिससे अपने और चीज़ों के बारे में बताएं। एक तो है क्षेत्रफल। ये जो मैंने जो बाद में तीसरा और चौथे नंबर की जो चीजें लिखी हैं, इन पे बहुत ज्यादा फोकस करना है हमें। और मैं पर्टिकुलरली इनके बारे में बहुत कंफ्यूजन भी होता है कि ये क्वांटिटीज क्या है, कैसे हैं। तो मैं आपको ये जो क्षेत्रफल है, एरिया, अगर ये स्मॉल है तो ये वेक्टर है, और जब ये बड़ा हो जाता है तो ये जरूरी नहीं है कि ये वेक्टर नहीं, इट मे बी वेक्टर और मे नॉट बी वेक्टर। ये सब चीजें के बारे में आपको मैं छोटा सा एग्जांपल, आपको बहुत सारी चीजों के जो मैं बताऊंगा अभी प्रूव करके कि ये छोटा होता है, बड़ा होता है, ऐसे होता है। जैसे मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल के बारे में बात करता हूँ, अभी एरिया के बारे में बात करिए। तो मेरे पास एक पेन है, इस पेन की शेप कैसी है, सिलेंड्रिकल शेप है। सिलेंड्रिकल शेप है तो एक मैं जनरली इसके तीन एरिया ले रहा हूँ। एक तो ये बॉटम वाला जो फ्लैट है, एक ऊपर वाला जो भी फ्लैट है, और एक तीसरा कौन सा एरिया, एक ये सरफेस। ये तो है पाई आर स्क्वायर, ये भी है पाई आर स्क्वायर, और ये कितना है, 2 पाई आर एच पूरा। अब ये जो सरफेस है इसकी, ये फ्लैट है, इसकी दिशा जो क्षेत्रफल की दिशा होती है वो तल के लंबवत बाहर की ओर होती है। तो इस सरफेस की जो डायरेक्शन होगी वो इस तल के लंबवत परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऊपर की ओर, मतलब यहाँ पर। क्योंकि ये सरफेस फ्लैट है तो मैं चाहे इसके इस एक कॉर्नर पे ले या इस कॉर्नर पे ले या इस कॉर्नर पे ले, किसी भी जगह पे ले, उसकी डायरेक्शन क्या आएगी, हमेशा एक ही आएगी। ऐसा का ऐसा केस इस नीचे वाली सरफेस के साथ, इसकी भी दिशा क्या, फ्लैट है, तो हमेशा कौन सी डायरेक्शन आएगी, वर्टिकली अप। ठीक है ना। अब जो तीसरी दिशा अपने पास ये यहाँ पर आई है, जिसको मैंने 2 पाई आर एच के रूप में काम में लिया, इसकी दिशा अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो क्या डायरेक्शन आएगी, वर्टिकली अपवर्ड, ये वाली दिशा। अगर मैं यहाँ पे आ गया तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये डायरेक्शन हो जाएगी वर्टिकली अपवर्ड, ये वाली डायरेक्शन। पीछे आ गया तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, और बदल जाएगी। तो इस तरीके से हमने देखा, अगर मैं 2 पाई आर एच की डायरेक्शन को लेता हूँ तो वो हर जगह बदलती जाती है। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो 2 पाई आर एच वाला डायरेक्शन बदलने के कारण हम वेक्टर कैटेगरी में नहीं लेंगे, मगर मैं इसका एक छोटा सा बहुत ही अल्प अनंत सूक्ष्म क्षेत्रफल को कंसिडर करता हूँ, तो उसकी दिशा क्या होगी, एक और केवल एक आएगी, वो वेक्टर। तो ये ध्यान रखना है कि जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल को मैं अगर अपन कुछ लोग डी ए से लिखते हैं और कुछ डी एस से लिखते हैं, तो डी ए या डी एस ये हमेशा वेक्टर है, मगर ए या एस वेक्टर है या नहीं, ये डिपेंड करेगा कि उनकी डायरेक्शन सिंगल है या अलग अलग जगह के हिसाब से बदल। तो ये बहुत बहुत ध्यान रखने की चीज है, कई बार कंफ्यूजन होता है ना। इसी तरीके से एक शब्द यहाँ पर है कोणीय विस्थापन, इंग्लिश में इसको कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब छोटा होता है तो वो इस योग की क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। मगर जैसे ही ये बड़ा हो जाता है, इसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है, तो ये इस नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है ना। अब नियम का पालन नहीं करता, मैंने कहा और आपने मान लिया, ठीक है ना? ऐसे नहीं करना है। आप कहिए कि सर इसको प्रूव करके बताइए, तो मैं आपको सिंपल सा इसको प्रूव करके बता रहा हूँ कि एंगल जो है, देखिए एंगल कोई भी कौन होता है तो हम जानते हैं उसके, मान लो 30 डिग्री मैंने कहा, ठीक है ना। 30 डिग्री के साथ में 30 का इसका आयाम हो गया, डिग्री इसकी यूनिट हो गई, और क्लॉकवाइज है, दी गिवन रेखा से या एंटी क्लॉकवाइज है, ये दो डायरेक्शन में चलती है, दोनों में से कोई एक डायरेक्शन इसकी। मान लो प्लस लगाते हैं तो इसका मतलब होता है गिवन रेखा से और पॉइंट के रेफरेंस में वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज अगर कोई एंगल मेजर करना है तो वो होता है माइनस के रूप में। तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर काम में ले रहे हैं वो एंगल के लिए काम में लेते हैं। तो मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ कि जो ये कोणीय विस्थापन है, जब ये बड़ा हो जाता है तब ये इस नियम का पालन नहीं करता है, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, ये वेक्टर नहीं रहता है, छोटा रहता है तो फॉलो करता है, मगर बड़ा होने पे। देखिए मेरे सामने एक किताब है, ठीक है ना,
इसको मैं दो रोटेशन दूंगा, एक तो 90 डिग्री कैसे दूंगा मैं, डाउनवर्ड, और दूसरा रोटेशन क्या, मैं इसको करूंगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज करूंगा, ठीक है ना। देखिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रेफरेंस है, मैं ऊपर से देख रहा हूँ तो क्लॉकवाइज है, अगर नीचे से देखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो इसलिए नहीं, मैं अभी जो काम करूंगा वो ऊपर से देख रहा हूँ तो इसको क्लॉक। तो मैंने क्या करा कि मेरा ए होगा यहाँ पर डाउनवर्ड करने का, और बी क्या होगा, इसको यूं रोटेट, ठीक है। फिर दूसरी बार मैं क्या करूंगा, बी पहले करूंगा फिर ए करूंगा, तो चेक करते हैं दोनों में सेम पोजीशन मिलती है या नहीं मिलती। तो देखिए ये किताब है मेरे पास, इसको पहले मैं 90 डिग्री क्या करा, डाउनवर्ड करा, और ये तो हो गया ए के बाद में मैंने बी कर दिया, बी करा तो मेरे पास जो बुक की पोजीशन है वो ये पोजीशन अपने सामने आ गई। तो ये ए प्लस बी का मेरे पास इनिशियल पॉइंट था और ये फाइनल पॉइंट हो गया। अब मैं करूंगा बी प्लस ए, ठीक है ना, पहले वापस जाता हूँ, तो मैं वापस मेरी पुरानी वाली स्थिति में आ गया, ठीक है ना। और अब मैं कर रहा हूँ पहले बी करूँ, बी मीन्स मैं इसको 90 डिग्री पहले रोटेट कर रहा हूँ। अब क्या करूँ, ए दूँ, ए मैंने 90 डिग्री इसको डाउनवर्ड, तो मेरे पास हमने देखा कि जो पहले ए प्लस बी करा था और जो बी प्लस ए करा, उन दोनों में बुक की पोजीशन अलग अलग है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब एंगल बड़ा हो जाता है तो वो ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए के नियम का पालन नहीं करता, और नहीं करने के कारण वो वेक्टर नहीं होगा। अगर छोटा एंगल है तो वो पालन करता है ना। तो जिसलिए इसके आगे थोड़ी विस्थापन के आगे मैंने लिखा हुआ अल, मैं कहता हूँ बी थीटा। तो अगर थीटा है तो हम ये कह नहीं सकते कि ये छोटा होगा, कि ये वेक्टर होगा या नहीं होगा, मगर डी थीटा हमेशा क्या होगा, वेक्टर। ये बहुत कंसेप्चुअल चीज है जो हमें हमेशा आनी चाहिए, और ये बहुत कम आपको बताया जाता है, और आप इसको प्रैक्टिकली प्रूव करें। तो हम कोशिश करेंगे कि जो भी हम स्टेटमेंट देंगे, ठीक है ना, वो उनका क्या करें, हो सकेगा तो आपको प्रैक्टिकली प्रूव करके भी बताएं, ठीक है ना। तो ये अपने को आ गया। आज आपने क्या सीखा, भौतिक राशियाँ क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, एक तीसरी क्वांटिटी और होती है टेंसर। टेंसर क्वांटिटी का जनरलाइज, अगर किसी राशि को, भौतिक राशि को समझाने के लिए इन तीन चीजों के अलावा किसी और चीज की भी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, और चीजों की भी आवश्यकता पड़ती है, तो वो भौतिक राशि को हम टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। जनरल है, बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको इन चीजों के अलावा कई चीजों की और आवश्यकता उनसे समझाने के लिए, वो सब टेंसर बनाएंगे, ठीक है। ये सारा आज एक भौतिक राशियों के बारे में अपना छोटा सा एक वीडियो हुआ। अब हम नेक्स्ट जो अपना लेक्चर है उसमें